नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो जंगे मैदान में तब्दील हो रखा है। जंग हो रही है बीजेपी के भीतर। भीतर घात भी दिखाई दे रहा है, पेशबंदी भी हो रही है, अलग अलग खेमे बनते दिखाई दे रहे हैं। संगठन बड़ा है या सरकार, कहने को लड़ाई इस बात को लेकर है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष जो ये खेल हो रहा है उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है क्या? और इसमें लखनऊ की गद्दी भी ताक पर लगी हुई है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बीजेपी का भविष्य क्या होगा? मोदी के बाद कौन बीजेपी की कमान संभालेगा? क्या बड़ी लड़ाई इस बात को लेकर भी लड़ी जा रही है? और सारे किरदार जो हैं वो दरअसल ये लड़ाई तो लखनऊ को लेकर है। आज दिल्ली में है। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। साथ में दो उनके डेप्यूटीज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी थे। अब एक बैठक चल रही है बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की परिषद की, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी वो मौजूद हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, जेपी नड्डा। और यहां भी योगी आदित्यनाथ हैं, और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी। सबकी अगवानी की गई, सबका स्वागत भी किया गया। लेकिन अब इसमें एक और तस्वीर है। तस्वीर यह कि यूपी सदन में रुके योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके दोनों सहयोगी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये यूपी सदन में नहीं रुके। अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन जब एक तस्वीर दिखाते हैं कि भाई हम साथ साथ हैं, तो यूपी सदन में ही रुकते। इसमें एक अनुशासन की तस्वीर भी आती है, पर वो नहीं दिखी। और जो शब्द अनुशासन मैंने अभी जिसका जिक्र किया, कल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही जो ये ऐलाने जंग छिड़ा हुआ है, ये जंगे मैदान जो बना हुआ है उत्तर प्रदेश, इसमें अनुशासनहीनता का भी जिक्र किया था वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने, कि भाई समीक्षा बैठक बुलाते हैं चुनावी नतीजों की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उसमें गैर हाजिर होते हैं। यह तो कोरा सीधा अनुशासन है, अनुशासनहीनता है। ये बात उन्होंने कही थी। अब हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो ये परोक्ष रूप से बगावत, ये था ना कि भाई कौन किसका मोहरा है। क्या अमित शाह खेमे के कहने पर केशव प्रसाद मौर्य वो संगठन की बात कह रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। लगातार मुलाकात भी हो रही थी, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, बीएल संतोष से मुलाकात की, मतलब वो अगुवाई करते दिखाई दे रहे थे। 50-50 विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से मुलाकात की थी उन्होंने कुछ दिनों पहले जब दिल्ली आए थे, उससे पहले। तो अब खबर ये आ रही है कि यूपी में परोक्ष बगावत करने वालों से हाई कमान, आला कमान वो नाराज है। अब खबर की अहमियत समझिए, ये परतदार पराठा पक रहा है क्या? कई परतें हैं, परतें निकालने की जरूरत है। परोक्ष रूप से बगावत किसके इशारे पर की जा रही थी? क्या दिल्ली रिमोट कंट्रोल कर रहा था इस बगावत को? लेकिन वो बगावत ने
जो नतीजों की उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं दिए, तो अब प्लान बी पर आया जा रहा है क्या? प्यादे को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या? मोहरा ही अब त्यागा जा रहा है क्या? यह अपने आप में एक सवाल है कि भाई मुख्यमंत्री बुलाते हैं बैठक और उप मुख्यमंत्री अगर गैर हाजिर होंगे, ये अच्छी तस्वीर बीजेपी की नहीं देता। तो ये पिछले 1 महीने 23 दिन से जो ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वो अच्छी तस्वीर दे रहा है? डबल इंजन की सरकार जो अखिलेश यादव ने तंज कसा, एक और इंजन बीच में आ गया है, 2 राजधानियों के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चल रही है। कौन किसके इशारे पर किसको घेरने की कोशिश कर रहा है, और वार पलटवार में कभी एक ऊपर कभी दूसरा ऊपर, पर नुकसान बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है क्या? 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई उत्तर प्रदेश में, और अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। पर यहां बात 2027 की होने लगी। उससे पहले बहुत सारे द्वंद्व हैं, बहुत सारी जंगें हैं जो लड़ी जानी हैं। अभी महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव। और अगर बीजेपी एक यूनिफाइड चेहरा, एकजुटता की तस्वीर नहीं दिखाएगी, तो क्या मौका देगी विपक्ष को? जैसा कि अब लोग कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए काम कर गया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक तो कई मायने हैं, आदिवासी, आदि आबादी, पर यह क्या कार्ड काम कर गया है? इसको और आसान शब्दों में भाषा में कह दूं तो मंडल का कार्ड चल गया है क्या? पिछड़ों में सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की थी, उसमें जबरदस्त सेंधमारी कर दी है क्या अखिलेश यादव ने? और इसी कड़ी में एक और बात जुड़ जाती है, ये सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक तक तो कहानी सीमित नहीं है। प्रयागराज मंडल की बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य नदारद थे। लखनऊ मंडल की बैठक हुई तो ब्रजेश पाठक वहां पर नहीं थे। बताया यह भी गया कि नहीं जी, हमारे को तो विधायक की हैसियत से बुला लिया, हम तो उप मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब नाराजगी का आलम, उसका भी एक अंदाजा लगता है। गोरखपुर मंडल की बैठक हुई तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अहम घटक हैं। फायदा नहीं दे पाई, ये बात अलग है, लेकिन मंत्री हैं, साथ साथ चलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा ये गोरखपुर मंडल की बैठक में नहीं आए। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ मंडल की बैठक में नहीं आए, और मिर्जापुर मंडल की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल वो भी गायब थे। और यहां पर अनुप्रिया पटेल कहती है नौकरियों में ओबीसी वर्ग के छात्रों का चयन नहीं हो रहा है। यह निशाना तो योगी आदित्यनाथ पर है। संजय निषाद कहते हैं निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। यह भी सीधा आरोप जाता है मुख्यमंत्री के द्वार। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मोदी योगी के नाम पर पड़ने वाला वोट कम हो गया। यहां दोनों पर भी निशाना साध दिया, पर ज्यादा निशाना जब योगी पर साधा जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश के नतीजों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की है? हम कई कार्यक्रमों में यह चर्चा कर चुके हैं कि भाई टिकट तो बांटे गए, दिल्ली के इशारे पर बहुत से लोगों को टिकट नहीं देने के पक्ष में थे योगी आदित्यनाथ, पर उनकी बात को अनसुना भी कर दिया गया। और यह दरअसल क्या बड़ी लड़ाई हो रही है, और इसमें बीएल संतोष से कल योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई है। अब वहां किस तरह की तस्वीर पेश की गई है, सुनवाई किसकी होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या 1-to-1 मुलाकात भी होगी? Isn't it about time? और इस मुलाकात में वक्त क्या इसलिए भी लग रहा है कि वो जो वीटो पावर है, जो डिसाइडिंग वोट है, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी डालेंगे कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। और इसमें संघ की स्वीकृति भी जरूरी हो जाती है, और उसमें बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा
जेपी नड्डा के बाद, क्या उस फैसले पर एक सहमति बनना एक प्री कंडीशन हो जाता है क्या? तो बहुत सारे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं और सभी सवालों के जवाब मिले बिना क्या ये पहेली, ये पजल सुलझेगी नहीं। पर क्या फिलहाल ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो रक्षात्मक दिख रहे थे, डिफेंसिव दिख रहे थे, उन्होंने ऐसी घेराबंदी कर ली है, ऐसी पोजीशनिंग कर ली है कि फिलहाल उन्हें तत्काल हटाना अब मुश्किल दिखता है। इसीलिए परोक्ष बगावत करने वालों से नाराजगी, आला कमान की नाराजगी की अब खबर भी सामने आ रही है। तो गो स्लो भी हो जाएगा असंतुष्ट खेमे में, या ये सब कोरे कयास लगाए जा रहे हैं? ये भी तो एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं असीम होती हैं। आप एक सिरा पकड़ लीजिए तो न जाने कितने सिरे हाथ में आते दिखाई देते हैं। इन्हीं को आज डिकोड करेंगे। तो जंगे यूपी का अंजाम यही, जंगे यूपी का अंजाम यही, जो योगी कहें वो सही। और योगी की कितनी चलेगी? क्या 27 की गारंटी मिलेगी, या अनईजी पीस जो मैंने कहा 2-4 महीने अभी और देख लेते हैं, या अब सीधी बात होगी भाई 27 तक, अब जो हो गया हो गया, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा क्या? चर्चा में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश को समझता ना हो, उसको परखता ना हो। मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं, संघ विचारक भी हैं, बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और कसारी मसारी इनकी किताब आजकल ऑनलाइन बिक रही है तो उसका जिक्र मैं कर रहा हूं कई दिनों से, मनोज राजन मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लखनऊ से लुटियंस का अपना जो सफर किया था उस पर एक बेस्टसेलर किताब इन्होंने भी लिखी, अभिज्ञान प्रकाश है मेरे साथ। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, ये जो परतदार पराठा पक रहा है बड़े दिनों से लखनऊ में, और अब उसका एक और हिस्सा दिल्ली में भी पकने लगा है, उसे ट्रैक कर रहे हैं, वो भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अभिषेक, तो क्या अब आखिरी अध्याय, फिलहाल आखिरी अध्याय की तरफ, इस नाटक के लास्ट एक्ट की तरफ अभी हम जा रहे हैं कि भाई अब योगी जो कह रहे हैं उसी को हम सही मान लेते हैं, और ये जो चला ना परोक्ष रूप से बगावत बगुवत, ये गलत हो रहा है? तो फिलहाल अभी और नाटक की अलग बाकी कड़ियां आती रहें, पर जो अभी मंचन हो रहा है उसका लास्ट एक्ट देख रहे हैं, या अभी इंतजार करना होगा? मुझे लगता है कि अभी इंटरवल बीता है संदीप। पिक्चर अभी बाकी है और बहुत ही जूसी सीन्स आने बाकी हैं, बहुत ही रोमांचक सीन आने बाकी हैं, लेकिन इंटरवल तक की पिक्चर बड़ी बड़ी ही रोमांचक चली है। सुपर हिट पिक्चर की ओर जा रही है ये। और ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल जैसे ही पूरा होगा आप, और पूरा ये मुझे लग रहा है दिल्ली ही इंटरवल है। जब दिल्ली से वापस जाएंगे तो विधानसभा का सत्र है, विधानसभा का जो सत्र है वो इंटरवल के बाद का जो पहला जिसे कहते हैं जो शॉर्ट सीक्वेंस होता है वो यूपी लखनऊ की विधानसभा में होगा। और अभी जो तस्वीर में देख रहा हूं ये है कि योगी आदित्यनाथ का कैंप भी आक्रामक हुआ है। वो जितना अभी तक जो ये चल रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम और जो असंतुष्ट विधायक हैं उनकी ओर से बातें आ रही थी, योगी खेमे की ओर से भी बातें रखी जा रही हैं। और बातें रखने के एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं, पैरेलल तरीके भी हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि सिस्टम के बाहर के तरीके, वहां से बातें सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात बहुत ही मैं क्लियर आपको बता दूं संदीप, की ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ऐसा नहीं है कि योगी आर पार है, ये आर पार है, ऐसा भी नहीं है कि योगी ने डाउन कर दिया और योगी का तो मतलब ऐसा नहीं कि जो योगी कहे वो सही, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कहानी क्या हो रही है। योगी का ये हमको पोजीशनिंग दिख रही है, लेकिन अंदर केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक विधायकों की मैं उनका साथ कालिदास मार्ग देखता हूं। जो योगी से मिलने आ रहा है वो उनसे मिलने जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है योगी के बड़े खास समर्थक है वो उनके पास जा रहे हैं और उनके पास जाकर के बाकी बयान दे रहे हैं। तो विधायकों का एक बड़ा तबका है जो केशव प्रसाद मौर्य के संपर्क में है। विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, पर जनता जनार्दन किसके साथ है? क्या यह भी एक यक्ष प्रश्न है अपने आप में?
भाई जनता में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय बीजेपी का कोई नेता है तो वो योगी। पर विधायकों में ये बात आपकी सही है कि वहां दिख ही नहीं रहा योगी के साथ कोई खड़ा, सब खड़े दिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए संदीप, अगर ये यक्ष प्रश्न ना होता तो फैसला हो चुका होता। यही तो यक्ष प्रश्न है कि जनता कहां है, विधायक कहां है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सफलता ये है कि उन्होंने जनता में एक अपील उन्होंने डेवलप की है देश भर में, और उनकी सबसे एक बड़ी सफलता ये और वो कल्याण सिंह नहीं है कि सिर्फ यूपी तक रुतबा सीमित है, या उमा भारती सिर्फ मध्य प्रदेश, या शंकर सिंह वाघेला सिर्फ गुजरात। योगी की अखिल भारतीय स्तर पर एक पहचान बना ली है उन्होंने। वो त्रिपुरा में भी है, वो जाते हैं तो आपको नाथ कर्नाटक भी बुलाया जाएगा, बुलाया जाता है उनको पंजाब भी बुलाया जाएगा, उनको गुजरात भी बुलाया जाएगा। नाथ संप्रदाय है उसकी जड़ें कहां कहां पर हैं। लेकिन दूसरी बात है, देखिए दोनों चीजें हैं जो माइनस पॉइंट है, और ये फैक्ट है कि आप ये विधायकों का एक बड़ा तबका है जो अभी भी असंतुष्ट है, और असंतुष्ट इनका बढ़ता जा रहा है, और उनको योगी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात मैं आपको और बता दूं, इधर जो योगी आदित्यनाथ ने लगातार मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है, ये उसी को कंटेन करने के लिए किया है कि आइए मैं बैठा हूं, समस्याओं बताइए। संजय निषाद आए, अपनी समस्या बताई कि गोंडा के एसपी जो बदमाशी कर रहा, उन्होंने उस पर एक्शन लिया, वहां एक डेड बॉडी थी, एक हत्या हुई थी, उसको पोस्टमार्टम करवाया गया, वो तत्काल कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि अब समय कहां बचा है, अब डिस्कनेक्ट तो हो गया भाई। जब बीएलओ पर आरोप ये लगने लगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता, उसमें पार्षद और बाकी लोग भी शामिल हैं कि जी उनका वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया। योगी राज में अगर ये कटा है और इसकी तस्दीक भी हुई है तो ये जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचेगी। संदीप, जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, बाकायदा रिपोर्ट में इशारा है कि सरकार की एक तरह से सरकार का हाथ है। मैं तो खुल के बोल रहा हूं, सरकार का हाथ है जो कि बीजेपी को डैमेज करवाया गया, उसमें सरकार का हाथ है। संगठन की जो रिपोर्ट है उसका सार यही है कि आपने नुकसान कर दिया। तो संगठन सरकार में आर पार है, आर पार है, डिप्टी सीएम और सीएम में आर पार है, घाघरा उफान पे मैं आपको कह रहा हूं। आप संघ किसके साथ है जब हम संगठन की बात करते हैं? देखिए संघ जो है इस पूरे मामले में, संघ की आप जितनी बातें करेंगे, मैंने मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। संघ की एक बैठक होने वाली थी यूपी में, अरुण कुमार जी की आने की चर्चा थी। जैसे ही वो खबर हम लोगों ने फ्लैश की, उसको लेकर के ये हो गया कि तो अंदर खाने की मीटिंग है। संघ चाह रहा है कि संघ किसी के साथ दिखे ना। सब संघ की चिंता यही है कि संघ इस लड़ाई में कहीं दिखना नहीं चाह रहा है, पर संघ तो है। संघ अगर नहीं होता तो जो बीएल संतोष की बैठक हुई है उसके बाद देखिए किस तरह से चीजें चेंज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो संघ बिल्कुल है, लेकिन संघ अपने आप को प्लेयर नहीं दिखाना चाह रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो ताकत है वो आपने ठीक कहा, जनता और संघ के साथ में है उनका सॉफ्ट। नहीं, जब संघ का मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बड़ी तस्वीर हम अगर खंगालने की कोशिश करें, सर संघ चालक, अहंकार जैसे शब्द, इंसान भगवान बनने की प्रवृत्ति पर उनका एक अहम बयान, एक टिप्पणी देना, ये रोज बरोज ऐसे बयान नहीं आते। और ये 4 जून के नतीजों के बाद जो बयान आने लगे हैं, संघ भी एक पोजीशनिंग कर रहा है क्या? तो आप और क्लियर समझ लीजिए, इंद्रेश कुमार जी ने जो बात की थी उसको आप ध्यान दीजिए, वो तो और भी क्लियर थी। इंद्रेश कुमार जी ने जो बोला उसमें अयोध्या सबका जिक्र था। तो संघ का तो, और उसमें एक में ये भी सवाल है कि जेपी नड्डा जी का जो एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने संघ के बारे में एक बात कही थी, ये सब बातें विमर्श का हिस्सा हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूं, यूपी ट्रिकी हो चुका है, यूपी आसान नहीं है। हम आज ये कहें कि योगी का, उसमें मंडल और कमंडल के पुट पर भी वो उसको वे किया जाएगा, क्या तौला जाएगा कि हिंदुत्व के चेहरे तो योगी हैं। अब देखिए नेम प्लेट विवाद में बाकी सारे मुख्यमंत्रियों को भी साथ आना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के विधायक चाहे योगी के साथ ना हो, लेकिन मोहन यादव भी, नायब सैनी भी, पुष्कर सिंह धामी, सबको साथ आना पड़ा, समर्थन करना पड़ा। तो एक हिंदुत्व का चेहरा है। लेकिन जो मंडल की राजनीति है, ये पीडीए ने सेंधमारी कर दी क्या? सोशल इंजीनियरिंग का वो पत्ता, वो जो इबारत खड़ी की थी, ताश के पत्तों की तरह ढहा दी क्या अखिलेश ने? ये सबसे बड़ी चिंता है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का कॉम्बिनेशन खड़ा कर दिया है और लगातार उसको वो मजबूती देते जा रही है, बीजेपी की चिंता। और बीजेपी की चिंता ये भी है संदीप कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में वो पीडीए से नहीं लड़ सकते। आप देखिए बार बार केशव मौर्य क्या कह रहे हैं, 2017 आप उनके ट्वीट देखिए, 2022 की नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये बीजेपी के बड़े विधायक हैं, संख्या के विधायक हैं, जो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर आप हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप 2027 नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पीडीए के सामने योगी आदित्यनाथ का फार्मूला काम नहीं करेगा। वहां तो वो है जो नॉन यादव को जोड़े, जो आपने किया 17 में, जो नॉन जाटव को जोड़े, जो आपने 2017 में किया था, और वहां पर योगी आदित्यनाथ नहीं फिट हो पा रहे हैं। ये तर्क दिया जा रहा है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो दिल्ली में बातें पहुंचाई जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ की ये खिलाफ जा रहा है कि आप उन तबकों को साथ में लेकर के पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं। पर फिर दिल्ली से खबर ये आती है कि ये जो भाई बैठक में नहीं जाओगे, मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो ये तो अनुशासन है। एक दूसरी धारा भी तो बहती दिखाई देती है या बहाई जा रही है।
देखिए दोनों बातें हैं। तो आपने कह दिया बहाई जा रही है, तो वो दुष्यंत कुमार का शेर हो गया, इस नदी की धार में ठंडी लहर आती तो है, नाव जर्जर ही सही पालों से लहरों से टकराती तो है। तो नाव तो लहरों से टकराएगी, ये नैरेटिव दोनों ओर से चल रहा है। और मैं इस अपनी बात कविताओं की खूबसूरती ये होती है जहां पर पक्की चीज ना कही जाए वहां कविता पढ़ दिया वहां जाए। कविता पढ़ दी तो जाए। एक छोटी सी दो लाइन आप मुझे इजाजत और दें। अंधा युग है, धर्मवीर भारती की अंधा युग है। उन्होंने एक बड़ी बात कही जो मैं कह दूं, उसके बाद आप अगले पे चले जाएं, अगले वक्ताओं पर। धर्मवीर भारती ने लिखा, ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। और यही होने जा रहा, कहीं गुजरात मॉडल ना लागू हो जाए। पक्षों को खोना ही खोना, ये हो क्या रहा है सौरभ? बीजेपी में ये डबल इंजन सरकार, वो सही में ये सिर्फ तंजी नहीं कस रहे क्या, हकीकत भी बयां कर दी कल अखिलेश यादव ने। ये एक और तीसरा इंजन भी आ गया, दो राजधानियों के बीच में इंटरसिटी चल रही है कोई। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 200 तक, फिर 300 के करीब, और भारत के अनेक राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाले दल के रूप में एक अनुशासित पार्टी है। और उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है। इसलिए 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, यह मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं। आपने अनुशासन दूसरी एक सेकंड सौरभ भाई, अनुशासन शब्द का आपने जिक्र किया। ये तकड़े अनुशासन की तस्वीर दिख रही है। मुख्यमंत्री जहां रुके हुए हैं यूपी सदन में, वहां पर उप मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जा नहीं रहे। उप मुख्यमंत्री 2000 कार्यकर्ताओं के बीच में, आप लोगों के बीच में समीक्षा बैठक होती है लखनऊ में। वो कहते हैं सरकार से संगठन बड़ा है, जबकि वो खुद सरकार का हिस्सा है। आप ही के मंत्री आरोप लगाते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही, थाने सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। ये कौन से अनुशासन की बात कर रहे हैं? ये कौन सा पार्टी विद डिफरेंस का अपना जो चरित्र है बीजेपी जो कहती है संदीप जी उसको दिखा रही है? हाँ, वही उसी बात पर मैं आ रहा हूं। अब आप इसको सुनिए। केवल इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था से संचालित होती है। कौन अध्यक्ष बनेगा, किसके खिलाफ कमी है, ज्यादा है, क्या समस्या है, ये कहने की आजादी है, पूरी तरह आजादी है। वो दरअसल कोई सवाल नहीं पूछता। सौरभ भाई सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए। जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, उनके खिलाफ कोई खड़ा हुआ? लोकतंत्र है ये आपसे सवाल थोड़े लोग कम पूछते हैं। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कौन उनके खिलाफ खड़ा हुआ था? तो ये जो लोकतंत्र आप कहते हैं, तो इसकी थोड़ी सी विस्तृत कभी चर्चा किसी ने खुलकर की नहीं है। नहीं, आप निकल जाते हैं बस कह के हम लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं संदीप जी इसी बात को। हाँ बताइए। नहीं संदीप, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को आपसे मैं कह रहा हूं कि यह आप कांग्रेस के खिलाफ देखिए, कांग्रेस दल को उठाइए, सपा को उठाइए, देखिए कांग्रेस तो गई, खत्म हो गई, गर्त में चली गई। 10 साल से आप सरकार में हैं। 2017 में क्या आप योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे जो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, या इस बार मध्य प्रदेश में मोहन यादव आपका चेहरा थे, या भजनलाल शर्मा आपके चेहरा थे राजस्थान में? जो आप ये कह रहे हैं नहीं जी। हाँ अच्छा, यही बात आपने बिल्कुल सही, हाँ आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आपने बिल्कुल सही, एकदम सही सवाल है। यह दल की, परिवार की पार्टी नहीं है कि मुख्यमंत्री तय रहे पहले से ही कि यही बनेंगे, पिता के पुत्र गद्दी संभालेंगे और भाई गद्दी संभालेंगे, चाचा अलग हो जाएंगे और इनको लाओ उनको लाओ, माताजी रिमोट कंट्रोल से चलाएंगी सरकार देश को। इस दल का चरित्र यह नहीं है। इस दल का चरित्र क्या है? वह है जनता के लिए, और पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। इस बात को आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं
कि किसान का कौन नहीं पुत्र मान अध्यक्ष रहा हो कि जाता है, संगठन एक सामान्य सर्वोपरि परिवार है? का निकल के केशव व्यक्ति प्रसाद इस मौर्य जो देश का कह रहे नेतृत्व करता है। हैं, केशव ये प्रसाद केवल मौर्य भारतीय जो जनता कह रहे पार्टी में ही हैं, संभव। मतलब योगी आदित्यनाथ ने सरकार को संगठन से ऊपर कर दिया, उनकी जिम्मेदारी है, या टिकट जिधर बंटवारा किया गया वो तो दिल्ली से हुआ, दिल्ली की सहमति पर हुआ, उन्होंने सरकार को संगठन से ऊपर कर दिया? इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 1 महीना 23 दिन हो गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब 1 मिनट, संदीप जी, अब इसको सुन लीजिए प्लीज। बीजेपी के अंदर सीईसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई नेतृत्व एक निर्णय नहीं करता। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के द्वारा तय किया जाता है, राज्य से और केंद्र में इसके मेंबर्स हैं, उनके द्वारा 33 तय सीटों करके पर टिकट वितरण बीजेपी होता सिमट है। गई उत्तर प्रदेश में, ये जिम्मेदार कौन है? इन्होंने दे दिया, उसका कौन है काट दिया। जिम्मेदार? ये अन्य दलों में होता है, जो आप जानते हैं। समीक्षा में क्या निकला, कौन जिम्मेदार है? ये 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। निश्चित तौर पर संगठन जिम्मेदार है, निश्चित तौर पर संगठन जिम्मेदार है। मतलब भूपेंद्र चौधरी जिम्मेदार है, संगठन जिम्मेदार है, संगठन समीक्षा कर जेपी रहा है। नड्डा जिम्मेदार है। कौन होता ही नहीं है। संगठन का मतलब क्या हुआ सौरभ भाई? संगठन में कौन? संगठन जिम्मेदार है, निश्चित तौर पर। संगठन का मतलब मैं वही बता देता हूं आपको। हाँ प्लीज। संगठन व्यक्ति नहीं होता है। अच्छा, संगठन, अच्छा। संदीप जी, यही पद्धति है संघ के और भाजपा के कार्य पद्धति में, कि यहाँ व्यक्ति मतलब नहीं कोई है, जिम्मेदार संगठन नहीं है। फिर मतलब तो जिम्मेदारी संगठन तय है, कैसे? बस संगठन है, एक संगठन व्यक्ति को है, थोड़ा हटाया जा सामूहिक सकता है। सामूहिकता की बात की जाती है। अच्छा, सामूहिकता में कौन कौन है? तब संगठन जिम्मेदार है। कौन है सामूहिकता में? कौन है? अरे भाई संदीप जी, इसी बात को आप समझ जाएंगे तो भाजपा को समझ जाएंगे, इसी बात को आप समझ जाएंगे तो बीजेपी को समझ जाएंगे। इसी बात को मैं कह रहा था, जो अभिषेक जी ज्ञान दे रहे थे। अभिषेक जी हम सबके मित्र हैं, और जो बता रहे थे, मुझे लगता है और थोड़ा एक्सरसाइज उनको उत्तर प्रदेश में करना मैं थोड़ा चाहिए और था। समझने की कोशिश करता हूं ना। अभिज्ञान भी ये हमारे साथ हैं। ये लखनऊ से लुटियंस तक का सफर आपने तय किया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सौरभ की बातें सुन के। अभिज्ञान कि संगठन जिम्मेदार है, संगठन में कौन है? सामूहिक है, नहीं, मैं भी फेसलेस confused हो गया। नेमलेस हो गया संगठन। नहीं, वो कह रहे हैं फिर मैं ना बीजेपी मुझे समझ सौरभ रहा हूं जी ना के आरएसएस तजुर्बे का समझ रहा हूं। अंदाजा नहीं है। नहीं, आप सब समझ रहे हैं संदीप जी। असल में देखिए, इनका जो बैकग्राउंड है, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, इनका बैकग्राउंड ही होता है कंफ्यूजन पैदा करने का। ठीक है, तो सौरभ जी से तो कतई ना मैं सीखूंगा या जानूंगा कि संगठन क्या होता है और बीजेपी कैसे चलती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी क्या चीज़ हो गई और कौन से नेता कैसे निर्णय लेते हैं। मैं ऐसी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं जहां नेता लिस्ट फेंक के जाते हैं, ये है हमारे कैंडिडेट, चलिए इनको करके दीजिए। तो ये सब सौरभ जी ना बताएं, और ये अपने लोगों को समझाने के लिए रखें। हम लोगों को नहीं बताया। आपका भी बहुत तजुर्बा है, अभय बैठे हैं वहाँ पर, बहुत तजुर्बेकार है। मैं सिर्फ एक सवाल आज ये उठाना चाहता हूँ संदीप, आपके माध्यम से। अभिषेक बहुत बढ़िया बोले कि ये सब कुछ, मतलब जहाँ पर आवाज़ नहीं निकालने की परंपरा थी, मुंह से बोल न पाने की परंपरा थी 6 महीना पहले तक, 4 महीना पहले तक, अब इतनी बड़ी फाड़ हो गई कि वो राष्ट्रीय विवाद का विषय हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमें ये नहीं पता आज तक कि इसको कंट्रोल कौन करेगा। हाउ कैन केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बी कंट्रोल्ड, और हैज योगी लॉस्ट कंट्रोल? इतना सौरभ जी बस इतना बता दे कि किसका नियंत्रण है आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश की, जहां से रोज खबरें आ रही हैं, रोज चर्चाएं हो रही हैं, जहां समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या हो रहा है, और क्यों हो रहा है, इस कौन खेल कर रहा है, के कौन सारे किसको किरदार narrative दे के खेल रहा है। अभिज्ञान सीधा अब बता दे। दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल केशव सही। प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ बैठकर बात खत्म कीजिए। ये मैंने कल भी बात कही थी, पर ये नेवर एंडिंग सागा क्यों हो रही है? और केशव बिल्कुल प्रसाद सही कहा मौर्य आपने। आप जानते हैं, आपके मित्र भी हैं, बिल्कुल सही। और एक पत्रकार और मैं नेता आपको का संबंध टेलीविजन- तो है मैं ही। मैं तो आपको केशव प्रसाद मौर्य ऐसे ही अनायास ही उनके मुंह से ये बागी सुर फूट रहे हैं, या किसी के कहने पर हो रहा है, और अब कहा जा रहा है अरे ये करके बहुत गलत कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। 100%। अरे बिल्कुल सही बोला संदीप आपने, 100% उन कहने पर हो रहा है।
इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य की इतनी बुरी स्थिति करके रखी थी योगी आदित्यनाथ ने, वो उनके मुंह से चू नहीं निकल पा रहा था, अब क्यों निकल रहा है? अंदर से ही शय मिल रही है ना, कोई बाहर से मैं और आप थोड़ा ना शय दे रहे हैं उनको, केशव प्रसाद मौर्य को बोलने के लिए या किसी और को बोलने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने सिस्टम को चलाया है, वो अभिषेक बैठे सब लोग जानते हैं, जहां पर किसी को कोई अनुमति नहीं थी कुछ भी कह पाने की, और केशव मौर्य उनके खास विरोधी और टारगेट थे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब इसमें ये मैं कोई नई सीक्रेट बात नहीं बता रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है। अब उनके पास कैसे मौका आ गया कि वो बोलने लगे? 4 महीने पहले तो केशव प्रसाद मौर्य के पास मौका नहीं था फाइट टू द फिनिश हो रही है क्या? चुप रहने के लिए कहा ये जा रहा फाइट था। टू द फिनिश तो है, ये बड़ी लड़ाई है कि खत्म हुई है? प्रधानमंत्री मोदी के बाद दरअसल बीजेपी का चेहरा कौन होगा, क्या वहां की लड़ाई है ये? और इसीलिए ये थम नहीं रही है। और जो अभिषेक कह रहे हैं कि अभी तो इंटरवल मात्र की तरफ जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी खत्म नहीं होने वाली। देखिए क्या है एक बड़ी प्रॉब्लम जो कोई नहीं समझ पा रहा है अभी यहां पर, मतलब बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि पारंपरिक लोग जो थे बीजेपी के, वो अब है कम, और ये बीजेपी की प्रॉब्लम हो चुकी है पिछले 2 दशकों की, कोई नई समस्या नहीं है। अब पारंपरिक वाले तो वैसे ही जो कार्यकर्ता होते हैं वो मुंह फुलाए बैठे हैं, नए वाले हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं कि वो किस तरफ चले जाएं, ठीक है, कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। अब इस तरह की सिचुएशन में आपने मेरी किताब का जिक्र किया, उसको पढ़िए तो यूपी में तो कितने घमासान, कितनी मुख्यमंत्रियां, कितने मुख्यमंत्री, कितनी सरकारें अदल बदल, ऊपर नीचे, रात को गिरी सुबह बन गई, एक दिन का मुख्यमंत्री बना, ये सब पॉलिटिकल ड्रामे कितने हो चुके हैं यूपी में। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, और जनता भी वहां का जब देख रही होगी तो उसको आज ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी में भी वैसे ही फाड़ हो सकती है जैसे पहले होती थी। हम लोगों ने कल्याण सिंह वाले विषय पर भी बिल्कुल, वो कांग्रेस मुक्त भारत, अब इन लोगों को ये देखना है कि लॉयल कौन है, इनका लॉयल कौन है, ये तो होगा ही। और बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना तो करती थी, लेकिन कांग्रेस युक्त हो गई है खुद बीजेपी क्या, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जब ये संगठन में ऐसे बाहरी लोग आएंगे, लेटरल एंट्री करेंगे, सारी मलाई काट ले जाएंगे, तो कार्यकर्ता जब नाराज होता है, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है या केंद्रीय नेतृत्व से भी, जो इस तरह से लेटरल एंट्री बाहर के लोगों से करवा रहे हैं। लेकिन सरकार क्या गिर रही है, या ये मॉनसून सेल, मॉनसून ऑफर जूही सिंह आपकी पार्टी, आपके अध्यक्ष देते घूम रहे हैं, बस मौज ही ले रहे हैं, या 2027 का इंतजार तो करना ही पड़ेगा अभी? संदीप जी, ये जो लखनऊ से दिल्ली तक का पर्यटन चल रहा है, ये एक बहाना है, दरअसल नाकामी को छुपाना है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट, अपना क्षेत्र हार चुके हैं। ब्रजेश पाठक का डिपार्टमेंट, जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं, लचर स्वास्थ्य सेवाएं, और एक वो कैमरा मंत्री हो गए हैं कि उनकी कितनी रिपोर्ट्स लंबित हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली हम लोग सब बात कर चुके हैं। तो काम क्या किया है? आप सरकारी नियुक्तियों के ऊपर बहुत सारा आपने डिबेट किया। कौन सी सरकारी नियुक्ति 2017 के बाद इन्होंने पूरी की है? आरक्षण कहा दिया है? और अभी हमारे भाजपा के मित्र एक्सपर्ट कह रहे थे कि नहीं, एक सेंट्रल डिसीजन कुछ इलेक्शन जिस पे डिसाइड होता है, तो कृपा शंकर सिंह को भी शायद आप जब लाए होंगे तो वहीं पर डिसीजन हुआ होगा। ब्रजभूषण हरल सिंह जी को भी आपने किसी मापदंड पे टिकट दिया, उनके बेटे को, क्योंकि आप सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। उसी तरह सरकार काम नहीं कर रही, एक मिनट जूही, सरकार काम नहीं कर रही, निशाना अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य पे साधते दिखते हैं कि जी डबल इंजन में एक और इंजन आ गया, उनके वाईफाई के पासवर्ड और न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। दरअसल उसमें राजनीति यही छिपी है क्या, जो सवाल मैं अखिलेश से, अभिषेक उपाध्याय से भी पूछ रहा था कि अखिलेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहे सूट करता है आपको, समाजवादी पार्टी को, कि आप पीडीए कार्ड को आगे ले जा सकते हैं, ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई जारी रहे, हिंदुत्व का चेहरा ही बने रहें और बाकी आप सोशल इंजीनियरिंग खुद कर ले जाएं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य का कद रुतबा बढ़ता है तो पीडीए में सेंधमारी होती है, इसलिए आपका निशाना केशव प्रसाद मौर्य पर है, योगी पर नहीं।
संदीप जी, पीडीए केवल एक कार्ड नहीं है, उस पे हम लोग कमिटेड हैं। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आपने कहा है कि बहुत सारे अर्थ हैं, उनकी राजनीति की है। और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक नहीं, वो तो अमली अभी जहां अभी सीखा ना। उठाया है। अब अलग अलग, तो और वो मुलायम सिंह यादव करते थे बीच में, अखिलेश थोड़ा भूल गए, कुछ यादवीकरण ज्यादा हो गया था। अब आपको समझ में आया निषाद की ताकत, कुर्मियों की ताकत, राजभरों की ताकत, तो वहां के असल ग्राउंड लेवल के नेता अपने साथ करने की कोशिश की। संदीप की ताकत को पहचाना और जनता ने हमारी इस स्ट्रेटजी पर विश्वास किया। राजनीति परसेप्शन का भी एक खेल है। तो ये जो लोग जा रहे हैं, अलग अलग रुक रहे हैं, तरह तरह के ट्विटर पे बयान आ रहे हैं, तो हम क्यों ना मानसून ऑफर दे, विंटर ऑफर भी दे देंगे कि किसी को नहीं, आराम। मॉनसून हमारे ऑफर इसीलिए दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को एक्सपोज करने में लगे हैं, योगी को नहीं। मेरा सवाल ये था अभी भी। संदीप जी, हम इस सरकार को बदलने पे लगे हैं। हमें राज्यसभा की सीट के लिए लोगों के विधायक चोरी नहीं करने हैं, या उनको बहकाकर या समझाकर अपनी तरफ नहीं करना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन का चेहरा है कि एक सीट के लिए आप लोगों के विधायक ले लेते हैं। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, ये एक रणनीति है और इस पर हम काम कर रहे हैं, इसी पर हम ठीक काम है, करेंगे। बाकी मनोज सरकार बनाना राजन, भी हमारा। थोड़ा ये बताइए, अब ये लड़ाई कहां पहुंची है? इंटरवल की स्टेज कह रहे हैं अभिषेक यहां पर बैठे हुए, या कि भाई योगी को तो कमान हाथ में दिए रखनी पड़ेगी 2027 तक, जो योगी कह रहे हैं उसे ही सही मानना पड़ेगा? किस ओर जाता दिख रहा है ये रण उत्तर प्रदेश का? देखिए, मैं अभिषेक उपाध्याय की बातों से काफी कुछ सहमत हूं। कल मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि इस मुद्दे का शटर डाउन नहीं हुआ है। असल में है क्या कि सेब सबने गिरते देखा, लेकिन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटी को पहचान लिया। रात और दिन सबने देखे, लेकिन गैलीलियो ने तय पाया कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। अगर मैं थोड़े से अलग अंदाज में आज आपसे कहना चाहता हूं कि फिल्म का नाम था सत्या, लेकिन मेन कैरेक्टर निकल आया भीखू मात्रे। लोगों को सत्या भूल गए, लेकिन भीखू मात्रे को लोग याद रख लेंगे। अब राम गोपाल वर्मा के सामने एक समस्या आती है कि फिल्म तो सत्या है, कैरेक्टर भीखू मात्रे का ऊपर हो गया, तो इस कैरेक्टर को कैसे छोटा किया जाए? इसकी सिनॉप्सिस योगी 1 में लिखी जानी शुरू कर दी गई थी, जब वो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, माफियाओं के इनकाउंटर्स, घरों की उनकी संपत्तियों को अटैच करना, तोड़ना फाड़ना, यहां से एक मसला शुरू। अब वही जिसने देखा कि ग्रेविटी है जो खींचती है, तो ये ग्रेविटी है जिसने बनाया कि योगी आदित्यनाथ एक चेहरा बन रहा है। और अभी आपने शुरुआत में कहा ही कि केरला से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके कोलकाता तक योगी आदित्यनाथ हर जगह जा रहे हैं, ये खलने लगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, किसी भी हालत में ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, ये दो चेहरे दिख रहे हैं। पीछे जितिन प्रसाद, बहुत बड़ी लंबी लाइन है, AK शर्मा, सारे लोग, मतलब एक बड़ी लंबी लाइन है। मोती सिंह अचानक बोलने लगते हैं कि सरकार भ्रष्ट है। फतेह बहादुर सिंह कहते हैं, जो वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कि मुझे जान को खतरा है, और 4 दिन बाद एक लेटर देते हैं कि मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पूर्ण विश्वास है, मैं उनके नेतृत्व में हूं। ये लोग मुखर क्यों हो रहे हैं? अचानक वो किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? किसी के पास कोई पावर नहीं है, ये सब पावर बैकअप से चल रहे हैं। ये सिर्फ चेहरा है, ये सिर्फ मोहरा है। यह बात अलग है कि अखिलेश यादव एक पिछड़े हुए नेता को ही लगातार मखौल का विषय बनाए हुए हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है संदीप, कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ का रहना उनको सूट कर रहा है, और यहां पे वो सूट नहीं कर रहा है। यही वजह है ये मुद्दा थर्ड एक्ट की तरफ आ चुका है। इस एक्ट में सिर्फ देरी इस बात की है कि क्लाइमैक्स होगा क्या, बाकी सब कुछ तय हो चुका है। और विदिन, जो आपने शुरुआत की थी, हो सकता है 4 दिन में तो नहीं होता दिखाई दे रहा है, लेकिन हां, कुछ दिन में नतीजा सामने आएगा। अभिषेक भी बिल्कुल सही कह रहे थे, सारी लाइन उसी तरफ जा रही है। थर्ड एक्ट लगभग क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच चुका है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक एंड टीम, ये जो मुखर हो चुकी है, ये उस पावर बैकअप के जरिए अंतिम तौर पर एक फैसला होगा। और वो फैसला केवल इस बात पर है, घेराबंदी पूरी हो गई है। उसमें वो होता है ना, कोई भी आप खेल खेलते हैं, जैसे मैं हॉकी खेलता था, आप डॉज दे रहे हैं, फेंट होता है कि आप एक फेक मूव कर रहे हैं,
अब कि आला कमान जी नाराज है, ये परोक्ष बगावत जो हो रही है कि समीक्षा बैठक में आप गए नहीं, ये थोड़ा सा असमंजस क्रिएट करने के लिए ये गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं क्या? आप ये कह रहे हैं मनोज? बिल्कुल यही कह रहा हूं। उन बैठकों में कोई वजह नहीं है, उन बैठकों में ना जाना सिर्फ मैसेज है, हर चीज का मैसेज है। अगर योगी आदित्यनाथ उनको विधायक के तौर पर बुलाते हैं, ये उनका मैसेज है। राजभर को बुलाते हैं, पल्लवी पटेल को बुलाते हैं, अनुप्रिया पटेल उनकी शिकायत करती है कि कोटा नहीं हो रहा है, केशव मौर्य विभाग से मांगते हैं कि कितने विभागों में कोटे के अनुसार भर्ती की गई। सब एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं और मैसेज लड़ाई के तौर पर है। इसका रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट फिर एक बार रामगोपाल वर्मा को ही तय करना है। रिजल्ट कौन तय करेगा? नरेंद्र मोदी रिजल्ट तय करेंगे। हाँ। और साथ में वो ये सब आकलन कर लेंगे कि इस हमारे रिजल्ट तय करने से दूरगामी और अल्पकालीन कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, ये सब आकलन करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, अभिषेक ने अपने बहुत ही सार्थक वक्तव्य में जो धर्मवीर भारती के अंधा युग के कथन से खत्म किया, वो बिल्कुल सही है। इस वक्त दोनों ही पक्षों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूं 4 जून को नतीजा आया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसके बाद प्रत्येक दिन एक नई पराजय हो रही है। बहुत सारी, आपने कहा 1 महीना हो गए, 1 महीना 23 दिन, ये 53 दिन 53 पराजयें जमा हो गई हैं। मैंने कभी भी, जब भारतीय जनता पार्टी को 1984 में दो सीटें मिली थी, तो हम सब लोग उम्र में बहुत छोटे थे, मैं दिल्ली में इधर उधर भटका करता था, तो तब भी मैं देखता था, राजनीतिक समीक्षा करता था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में ना इस तरह की बेचैनियां थी, कुछ भी नहीं था। बहुत ठंडे तरीके से उन्होंने केएल शर्मा कमेटी बनाई, जो हार की जांच पड़ताल कराई, और जांच पड़ताल के बाद एजेंडा पेश किया। उसी एजेंडे के आधार पर भाजपा आगे चली और बाद में उसने 85 सीट ले ली 89 में। बाद में उसने भरपाई की। यहां जो हो रहा है वो उससे देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी न तो हार के सही कारणों की खोज करना चाहती है, 27 की गारंटी की बात हो रही है, 27 22 17 वाली जीत आम जनता 27 में करेंगे। 27 तो बहुत दूर की कौड़ी है। आम जनता में ये सिर्फ टौवल अभी तो आने वाले दिनों पर क्या संकेत संदेश दे रही है। अब जैसे कि मनोज जी, उन्होंने 1-2 दिन पहले भी कहा था कि ऊपर निर्णय हो चुका है, निर्णय कब लागू होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो हम लोग, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्णय क्या होगा। निर्णय यही होगा कि वो योगी जी को हटा दिया जाएगा। कब हटाया जाएगा ये बात की बात है। मैं संकेत ये प्राप्त करता हूं उस बात से। सवाल ये, इतना समय जो लगेगा उनको हटाने में, हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, हो सकता है उपचुनाव के बाद हटाया जाए। इससे पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत बुरी स्थिति बनेगी। मैं और क्लैरिटी इसमें आपसे चाहूंगा। देखिए, 2 बड़े कार्ड जो चल रहे हैं राजनीति में, और उत्तर प्रदेश उसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बनी, वो है मंडल और कमंडल। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई अयोध्या में, पर आप जैसे नतीजों की उम्मीद कर रहे थे, भाई फैजाबाद भी हार गए, तो कहने को हिंदुत्व कार्ड नहीं चला, पर हिंदुत्व पर अभी भी आमादा है बीजेपी। ये पिछले कुछ बयानों से, पिछले कुछ दिनों में सबके बयानों से साफ दिख रहा है। एक मिनट सुनिए ना। और दूसरी तरफ मंडल भी है, यानी कि जातिगत लामबंदी, वो सोशल इंजीनियरिंग। उस लिहाज से फैसला तय होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे हमेशा आमादा रहेगी, हारे चाहे जीते। एक तो बात ये है। तो फिर योगी को जब वो ओबीसी हिंदुत्व कार्ड को डैमेज करेगा। देखिए, जब वो ओबीसी और दलितों को लाना चाहती है, जब तो वो हिंदुत्व के झंडे के तले लाना चाहती है। वो सामाजिक न्याय की राजनीति के तहत नहीं लाना चाहती, वो अंबेडकरवाद के तहत नहीं लाना चाहती, वो लोहियावाद के तहत नहीं लाना चाहती। वो हिंदुत्व का जो समरसता का सिद्धांत है, समानता का नहीं, समरसता का सिद्धांत है, पर योगी वो चेहरा नहीं बन सकते। योगी वो चेहरा नहीं बन पाते। पिछले 7 साल में यही समीकरण तो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से तमाम तांडव हो रहा है। ये समीकरण बिगड़ गया है। पिछले 7 साल में योगी जी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो दलितों और ओबीसी के भी मसीहा बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू एकता जो बनाई है उसमें दलित और ओबीसी आते जाते रहते हैं। वो उनके स्थायी भाव नहीं है। जैसे ऊंची जातियां एक तरह से स्थायी रूप से उनकी जेब में पड़ी हुई हैं, और योगी जी का हटाने डर है कि उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा, उसमें से भी बड़ी यही पेच है। ये बहुत बड़ा घेराबंदी हो रही है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब हिंदुत्व जो यूएसपी है बीजेपी की, और बड़े चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है हिंदुत्व का बीजेपी में, तो वो योगी आदित्यनाथ का है। तो और ये लड़ाई सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रह सकती है,
क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस भी है योगी आदित्यनाथ की। तो खेल अभी बाकी है और दिलचस्प होने वाला है, जैसा अभिषेक ने कहा भी। पर आज सीधा सवाल में हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, हो क्या रहा है ये बीजेपी में, क्या खत्म होगा जो ये नज़ारा वहां पर चल रहा है, जो जंग का मैदान बना हुआ है। उपेंद्र कुमार है हमारे दर्शक, वो कहते हैं बीजेपी हाईकमान से चूक हो गई, वो योगी आदित्यनाथ को शिवराज सिंह चौहान समझ बैठे। आदित्यनाथ जी को 2017 में प्रस्ताव रखा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, साथ में शर्त रखी गई थी कि आप हिंदू युवा वाणी को भंग कर दीजिए। अमित शाह ने शर्त रखी थी, उन्होंने फौरन मान लिया और भंग कर दी। आला कमान ने कहा कि अपनी जरा बातचीत, आपकी भाषा जरा ठीक कीजिए, वो इसके लिए भी तैयार हो गए। इन लोगों ने समझा कि हमारा बंदा मान गया, हमें बंदा मिल गया, भगवा वस्त्रधारी प्रशासक। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही व्यक्ति बाद में उनके हलक में अटक जाएगा। ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। और यहां पर नुकसान बीजेपी का भी हो रहा है, आपसी नुकसान भी हो रहा है, और फैसला कितना जल्द लिया जाएगा इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।